हेलो एवरीवन। श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि बीपीएससी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। तो पहला टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आज हम देखते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ यूपी में है। तो देखते हैं इसका। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहड़ा देव या लोहड़ा देवा है। यहाँ 800 से अधिक 800 ईस्वी से पूर्व लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़, यह यूपी में है। यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिला, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डिवा, बेलन नदी तथा प्रयागराज जनपद में मिला था। तो चावल का साक्ष्य कहाँ पे मिला था? कोल्डिवा में। और गेहूं का साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़ यूपी में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कैथोलिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को कैथोलिक युग भी कहा जाता है। आप लोग बने रहिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताम्र पाषाण युग को कैथोलिक युग भी कहा जाता है जिनके संस्कृति में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने उपकरण का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी में? तो नर्मदा घाटी। नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, याद रखिएगा नर्मदा कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी अवस्थित हथनोड़ा नामक पुरातत्व से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसकी खोज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा 1882 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। भीमबेटका पुरातत्व पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक गतिविधि का केंद्र रहा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं से प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिलते हैं। यह शैलकृत के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखाकृत, मानवकृत शिकार, पशु पक्षी यदि और प्राचीनतम दैनिक जीवन क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक लगभग यहाँ साढ़े 700 शिलालेख का पहचान जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र पाए जा चुके हैं। तो ये देखिएगा मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला नवपाषाण काल और उसका नगर। तो डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। उतनूर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है। और गुफकराल कश्मीर में है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु। उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार में है, चिरांद सारण जिले में है, गुफकनार कश्मीर में है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ये भी मिलान करने वाला है। तो आहार बनास नदी में, काइथा काली सिंध, मालवा नर्मदा नदी में। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अब देखते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती थी? तो ये आदि ऐतिहासिक युग में, और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया था। ऐतिहासिक काल में निर्धारण पठनीय लेखक कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता था। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 से 600 ईस्वी पूर्व कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला ज्ञान, परंतु अभी तक इसने पढ़ा नहीं है, मतलब ये अज्ञात था। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखते हैं सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी तो इसको एक नगर नियोजन सभ्यता भी था, मकबरा। ये किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा गया था? लोथल। लोथल किस नदी पे? भोगवा नदी। और इसमें लोथल जो है भोगवा नदी पे है, और ये यहाँ पे बंदरगाह के लिए डॉकयार्ड, जो कि लोथल भोगवा नदी गुजरात में है। लोथल प्राचीन
हड़प्पा संस्कृति के सभ्यता दक्षिणी शहरों में मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एस राव के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? हड़प्पा लोथल। लोथल किस नदी पे? भोगवा नदी पे। याद रखिएगा, अभी वर्तमान में अहमदाबाद जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, घग्गर नदी पे राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में। तो यहाँ देख लीजिएगा, लोथल गुजरात, देखिए लिखा हुआ है ना राजस्थान, और डाबरकोट बलूचिस्तान में है पाकिस्तान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सा था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि डजला और फरात नदी पे है, मेसोपोटामिया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता पूछेगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पे था? तो डजला और फरात नदी पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक से उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई है। इजिप्टियन सभ्यता मिस्र की सभ्यता और विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा से ये लोग अपरिचित थे। बैल थे, हाथी था, घोड़ा से ये लोग अपरिचित थे। अगला देखते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल टेराकोटा, टेरकोटा जो कि बनावली हरियाणा में है। ये टेरकोटा बनावली हरियाणा में है। ठीक है, हलों से जोड़ने वाला। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली। बनवाली जो पक्के हिट धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। लड़काना डिस्ट्रिक्ट लोथल गुजरात में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली। खंबात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे निकट स्थित लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा के लिपि के सबसे बड़ा 10 चिन्ह वाला आकार मिला है। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य में कालीबंगा राजस्थान से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो बी एस स्मिथ। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला था बी ए स्मिथ के द्वारा। याद रखिएगा, बी ए स्मिथ के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अगला देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान किस रंग का होता था? तो ये लाल रंग का सामान्यतः होता था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों को व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग का साक्ष्य होते थे। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए मिट्टी का चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर बर्तनों की 2 श्रेणियां होती थी। एक डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर हल्के भूरे रंग का ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की, मतलब 2 रंग का होता था, एक लाल रंग और इसमें डिजाइन किया जाता था बेसिकली हड़प्पा में लाल रंग। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष तक ना बराबर वर्षों में? तो ये 900 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। अगला देखते हैं वेद सभ्य वैदकालीन से। ये देखते हैं वैदिक काल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक से संबंधित है? वेद कितने थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से संगीत। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं था? तो गार्गी संबंधित नहीं था। घोषा, अपाला, विश्वारा 3 ऋग्वैदिक सूत्र मंत्रों की दृष्टि में इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसे विपरीत जैसे गार्गी उत्तर उपनिषद युग से संबंधित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी? सबसे मगध जो 16 महान जनपद में 3 महान जनपद बिहार में था। पहला था मगध महान जनपद, जिसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी, और उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र। और दूसरा था अंग, जिसकी राजधानी चंपा, जो कि वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का स्थित है, मुंगेर। और एक वज्जी वैशाली। 16 महान जनपद में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। 16 महान जनपद का
उल्लेख कहाँ से? अंगोत्कर, बौद्ध धर्म के अंगोत्कर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। तो सबसे पुराना जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, जो अभी कहाँ पे? राजगिरी, अब पहले था राजगृह, अब पुराना नाम राजगीर हो गया, नया नाम। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में करता था। मगध सबसे शक्तिशाली और पहला राजवंश वहाँ का था बृहदत्त राजवंश। बृहदत्त का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता? तो 9वां मंडल सोम देवता को, तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र से संबंधित। याद रखिएगा कि 10वां मंडल था पुरुष सूक्त से, चारों चारों 10वां मंडल जो था पुरुष सूक्त से वर्णन था। 7वां मंडल जो 9वां मंडल किससे था? सोम देवता से। टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल हुए? 10। ऋग्मंडल में कुल 10 मंडल हुए। 9वां मंडल सभी को 114 सूत्र सोम देवता को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, मतलब आर्यों का मुख्य पेय क्या था? सोम था, जिसे मंजुवट चोटी से प्राप्त किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का वर्णन है, यानी चारों वर्णों का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के 3 मंडल में। ऋग संगीता का 9वां मंडल, तो 9वां मंडल किससे था? सोम देवता और पेय से था। गायत्री मंत्र का उल्लेख गायत्री मंत्र का किस पुस्तक है? ऋग्वेद, और ऋग्वेद के 3 मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे। यह ऋग्वेद के 3 मंडल से वर्णित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्भुत हुई? तो धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा हुई। धर्मशास्त्र के समय सूत्र काल 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अम्बुस, अग्र, निषाद, माधक, वैदिक, रथाकार आदि आविर्भाव अनुलोम प्रतिलोम विवाहों से समर्पित हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग कब हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 1600 से 1200 ईस्वी में लोहे का प्रयोग हुआ था। बुजगोई संबंधित महत्व कीजिए। वहाँ बुजगोई का महत्व, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। बुजगोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी के कुछ अभिलेख मिलते हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजा का उल्लेख आया जिसके नाम से आर्य जैसे संधियों के साक्ष्य अथवा इंद्र, मित्र, वरुण का देवता का आह्वान किया। उसके बाद है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी में? पुरुषनी। पुरुषनी का नया नाम था रावी, और रावी जैसे सतलज का शतुद्री, विपाशा का ब्यास, ऐसे ही 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, जिसको आधुनिक रावी नदी, रावी किस शहर में? लाहौर रावी नदी पे है, जो कि 1929 के पूर्ण स्वराज का लाहौर अधिवेशन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में 10 राज सूरदास का विजय था। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ, दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान के नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान नैतिकता पर चर्चाएं शामिल थी। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ थे, लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषिपत्तनम या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया। कुशीनगर में उनका निधन हो गया, जिसके बाद बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण की घटना है। मतलब देहांत के बाद महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध गया किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिएगा, बौद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटना उनके समृद्ध 4 स्थानों में। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो जन्म कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति उसको कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पहला धर्म कहाँ पे? सारनाथ। और निधन कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और प्रथम ज्ञान की प्राप्ति उसकी हुई थी बौद्ध गया में। देखते हैं, तो सब जन्म हुआ था लुम्बिनी में,
ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर। और निधन को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं हुई थी? टोटल 4 बौद्ध संगति हुई, याद रखिएगा। रावे पाक, रावे पाक। पहला है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। तो भारत देखिए, राजगीर बिहार में है, वैशाली भी बिहार में है, पाटलिपुत्रा भी बिहार में। और चौथा जो था कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन। ठीक है, चौथा कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। प्रथम कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। दूसरा हुआ था वैशाली, रावे। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो ये देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगति की आयोजन किस नगर में है? तो पहला हुआ था अजातशत्रु, याद रखिएगा, अका अक, अका अक। यानी पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और तीसरा चौथा कनिष्क। प्रथम में हुआ था कहाँ पे? प्रथम बौद्ध संगति में बौद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। इस संगति की अध्यक्षता में महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित था। इस बौद्ध में शिक्षा का संकलन हुआ और उन्हें सूत, विनय, पिटक, दो नामक पीठों की क्या की? ग्रंथ की रचना की, विभाजित किया। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहला हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। और पहला बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। पहला बौद्ध संगति महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुआ था? तभी बताए थे, राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पहले बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वही बताए थे, राजगीर, वैशाली में, सतपर्णी गुफा में। उसके बाद कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो कनिष्क में चौथे बौद्ध संगति, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज काल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। याद रखिएगा कि चौथे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों शामिल हुए थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाषाओं को विवाह शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सतपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु था, और इसकी अध्यक्षता में महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष रहे सबा कबीर, जो कि सर्वकामी थे। इनमें से किस शासन के चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में? तो चतुर्थ किसके समय हुआ था? कनिष्क। इसमें अध्यक्ष थे कनिष्क और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्रा। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, यानी तीसरे बौद्ध संगति। सिंगली अनुश्रुतियां दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज काल में पाटलिपुत्र मोगलीपति की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे बुलाई गई थी? पाटलिपुत्रा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर, यानी कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज के सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बौद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ एक चुंद नामक लोहार आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बौद्ध को सुकरम दक खाने के लिए दिया था। इससे उन्हें रक्तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद कुशीनारा कस्या में मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे और यहीं 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी शरीर त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में शरीर त्यागने को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और किसके द्वारा? चुंद नामक, याद रखिएगा, चुंद नामक लोहार आम्रवाटिका में उसने सुअर मांस दे दिया, तो उससे उसको बीमारी उससे हो गया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म संबंधी, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये
त्रिपिटक की टोकरी है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। बुद्ध की मृत्यु के बाद शिक्षाओं को संकलित 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संबंधित नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार के संग्रह। दूसरा है सूत पिटक, जिसका रचना किए थे विनय के द्वारा। ठीक है, महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा किए गए उपदेशों का संग्रह। तीसरा अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत अभिधम पिटक में है। और विनय का नियम किस में है? विनय का नियम इसमें सूत पिटक में। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म के हीनयान बौद्ध धर्म के मूलतः अंतर के प्रतिनिधित्व है? तब हीनयान महायान जो कि चौथे बौद्ध संगति में अलग हो गया था। और हीनयान महायान दोनों में अंतर है कि एक में मूर्ति पूजा को मानता है, एक में नहीं मानता, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं करते। जो हीनयान को मानते वो मूर्ति पूजक नहीं करते। जो महायान को मानते हैं वो बुद्ध को देवता मानते हैं। हीनयान जो मानते हैं बौद्ध को एक आदमी एक मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। और महायान में बौद्ध को देवता मानते हैं। उनकी मूर्तियों का पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय में मूलतः अंतर प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश किस पीढ़ी का? तो याद रखिएगा ये 5वीं पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिससे नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। हैंसान के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सर्वराज शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई वृक्ष रोपित हुए, नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। इस वृक्ष पूरी तरह संरक्षित और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों के ही छूने उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पुरवर्मा तथा अंत कनिंघम द्वारा लगवाया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार ने पर्यटक विभाग के वेबसाइट पर इसे 5वां पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन को बाहर कर दिया। याद रखिएगा ये 5वां पीढ़ी का है। चीनी यात्री सुंग युन भारत की यात्रा कब किए थे? तो 515 ईस्वी से 520 यात्री। तो चीनी यात्री का संबंध, सुंग का संबंध चीन से था। चीनी यात्री सुंग युन 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा उपरांत बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों के साथ चीन लौटा था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का प्राप्ति हुआ। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बौद्ध देवता माना गया तथा उनकी पूजा करने जाने लगे। इसी के साथ अनेक बौद्ध सत्वों की पूजा भी हो गई। ठीक है, वे शिक्षक जिनके बौद्ध ने महान भी निष्क्रमण के बाद सबसे ज्ञात प्राप्ति किए। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? 21 का आंसर होगा सी। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम। तो महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। तो इसके गुरु का नाम था अलार कलाम। आश्रम में पहुंचे, उन्हें दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्हें तपस्या की, किंतु इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुक से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदामन दोनों में समान नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महत्व किसके लिए था? बौद्ध धर्म के लिए था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों का समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त तथा गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। अब देखते हैं जैन धर्म।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलग्राम वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम था त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ जो कि जातुक क्षत्रिय संघ का प्रधान था। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे और नंदीवर्धन से ही उन्हें भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उसका दामाद जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उसकी बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। उसने प्रियदर्शना नामक पुत्री और उसके बेटे का नाम था राहुल। उसकी पुत्री विवाह जमाली से हुआ और उसका दामाद पहला शिष्य बना, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका पहला प्रथम शिष्य बना। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ कहाँ मिली थी? पावापुरी। याद रखिएगा, पावापुरी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक टोटल 24 तीर्थंकर हुए। याद रखिएगा, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण पावापुरी में स्थित बिहार राज्य के नालंदा में जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग कर दिए। और जैन धर्म में प्रवर्तक जैन इसमें जो शरीर त्याग करता है उसको संलेखना या संथरा विधि से अपना मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन स्थान वास्तविक परिवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ तथा ऋषभदेव का नाम आता है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? याद रखिएगा, पावापुरी में। 72 साल में उसका मृत्यु हो गया था, 72। और गौतम बुद्ध का 80 साल में मृत्यु हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जैन धर्म। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन धर्म है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय या भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों का विषय जानने का अंतिम व्यक्ति था। त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से। याद रखिएगा, जैन धर्म के मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक होता है: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। तो सम्यक ज्ञान सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग कर दी। विभिन्न स्रोत नंदवच एवं किस संकीचच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हुए मखली पुत्र गोसाल ने पूर्व की कार्यरत इसका अभिप्राय है। गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय की लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, अतः उन्हें परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र, और इस सभा में जैन धर्म 12 अंगों का संकलन किया था। प्रथम जैन संगति में निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल के प्रति। कलिंग के राजा चैदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राट में एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में था। ठीक है, वह स्थान जहाँ महावीर के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल प्राप्ति हुई। तो ऋजुविंक्याग्राम। महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ऋजुग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे केवल यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, फलतः वे कैवलिन कहलाए। 6ठी शताब्दी। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे अजातशत्रु। बाद में
गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा एक किला बनाकर उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की। बिहार लोक सेवा पाटलिपुत्र को किस शासक के द्वारा बसाया गया था? तो उदयन के द्वारा। किस शासनकाल ने अपनी पाटलिपुत्रा राजधानी बनाई थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाई थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो अजातशत्रु ने बसाया था और उदयन ने अपनी राजधानी बनाई थी। किस शासन द्वारा पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया था? उदयन ने। और बसाया था कौन? याद रखिएगा, अभी बताए थे, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्रा को बसाया था और उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा गया था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र मगध के नाम से जाना था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण स्थित था। अंततः प्राचीन भारत वैदिक कालीन में एक राज्य था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसवी पूर्व शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था राजा बिंबिसार। बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी में यह हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था हसीन मशूक याद रखिएगा। हर्यक वंश से सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस महान शासक के प्राचीन बिहार में हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार याद रखिएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसका साम्राज्य का महत्ता वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 में वह हर्यक वंश का संस्थापक कौन बना? बिंबिसार। मगध की राजधानी राजगिरी का प्राकृतिक नाम क्या था? राजगृह था। प्राकृतिक नाम राजगृह था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, ये मिलान करने वाला है। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम राजगिरी था। प्राचीन काल में 16 महान जनपद में लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़ा साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था हर्यक वंश। इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। 16 महान जनपद देखिएगा। अंग की राजधानी चंपा जो कि बिहार में थी, मल्ल का कुशीनगर, वश का कौशाम्बी और गांधार का तक्षशिला। याद रखिएगा कि मल्ल की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर, अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वश की राजधानी कौशाम्बी, पाटलिपुत्र की राजधानी राजगिरी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। 6ठी शताब्दी में विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में। वस्तुतः 6ठी शताब्दी में जनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की। वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक दो राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का संघ था जिसे वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था किसका? वैशाली, वही वज्जी। मगध का प्रारंभिक राजधानी कहाँ? गिरिब्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त था, लेकिन वास्तविक बोला जाए तो हर्यक वंश था जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त पुत्र जरासंध था जिसने राजधानी गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध की प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरण किए। प्राचीन महान जनपद में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज यानी राजगिरी। पाटलिपुत्रा बाद में शिफ्ट हुआ। वैशाली अंग का राजधानी चंपा और वज्जी किसकी राजधानी? वैशाली। तो याद रखिएगा। प्रदोत कहाँ का राजा था? तो अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती के राजा चंड प्रदोत इसकी पुत्री वासवंदता से वश नरेश उदयन ने विवाह किया, जिसका उल्लेख भास के स्वप्न भास दत्ता नामक नाटक में हुआ। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा प्राचीन काल अवंती था, जिसके दो भाग में उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। मगध शासक में बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था और कनिष्क के दरबार में चरक था। मगध के शासनकाल बिंबिसार में चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने
इसे अवंती नरेश चंद प्रदोष से इलाज के लिए भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग के अंत करके हुई। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक असुलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कव, गुप्त आदि शासन किए। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो देखिएगा, कलिंग नरेश चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहक नामक व्यक्ति अंततः इस वंश का नामक वंश पे रखा। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुफा अभिलेख से। कलिंग के चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा के होने के बाद 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं में क्रमबद्ध विवरण दिया गया। इस अभिलेख में खारवेल का इतिहास है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गौरतगिरी किसके द्वारा वर्जित था? तो खारवेल। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला को स्थित गौर विजित किया गया। खारवेल के हाथी गुफा जो कि चेदी वंश से। अंग की राजधानी बताए थे चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी। दक्षिण बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महान जनपद के अंतर्गत इसकी राजधानी जो थी चंपा थी। महाभारत और पुराण में चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। महाभारत और पुराण में चंपा का नाम मालिनी था। दिग्ग निकाय के अनुसार इस नगर में निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं मौर्य साम्राज्य। सेंडोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? विलियम जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्हें सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य की थी। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिन ने स्ट्रैबो एरियन के रूप में वर्णित किया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासन के द्वारा किया? साम्राज्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि नंद वंश के अंतिम संस्थापक धनानंद को हरा के बनाया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश और निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत दक्कन का विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों में जैन एवं तमिल साक्ष्यों में जानकारी प्राप्त होती है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है विशाखदत्त। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की कृति है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त की। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महान जनपद अन्न पुत्र का नाम मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलीन भी कहा गया है। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था, द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में आया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितने 7 वर्गों में इसने बांटा था? कितने वर्गों में? 7 वर्गों में इसने बांटा था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। पहला था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था पशुपालन, चौथा था शिल्पकार व्यवसायी, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक तथा सातवां था मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलित होने का उल्लेख नहीं किया। याद रखिएगा, इसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया। टोटल इसने सात श्रेणियों में बांटा। पहला था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था पशुपालन, चौथा था शिल्पकार व्यवसाय, पांचवा था योद्धा, छठा था निरीक्षक, सातवां था मंत्री एवं उपदेशक। इसने दास प्रथा की चर्चा नहीं की है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद में 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां का उल्लेख किया है। नगर जैसे चोल के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र चोल। सुदर्शन झील किसके द्वारा? तो देखते हैं डायरेक्ट आंसर, चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम। धर्म महापात्र नियुक्ति अशोक के द्वारा। प्रयाग सभा हर्षवर्धन और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। अभिलेख उससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर आया था। किस अभिलेख में? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है। 150 ईस्वी में रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यमित्र ने सुदर्शन झील बनवाई थी और इसके बाद अशोक के गवर्नर यवनराज ने तुषास के जलाशय के सतनहरे इस प्रांत में सौराष्ट्र कहा गया। किस अभिलेख में कलिंग विजय? तो कलिंग विजय जो है 261 में हुआ था। जो कौन सा? खाड़वेल। याद रखिएगा कि कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में मिला गया है, अशोक के 13वें शिलालेख में। और इस युद्ध में अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया था 13वें शिलालेख में। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल आत्मकथा प्रस्तुति। इस गुफा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी प्रहारी स्थित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक ने द्वितीय शिलालेख में स्पष्ट होता है भारत में अशोक को अधिकार चोल, पांड, सत्यप्युत, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र इन पर्यत में सीमावर्ती राज था। मतलब श्रीलंका इसके नहीं था। केवल वह स्तंभ जिससे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू अभिलेख में अपने आप को मगध का साम्राज्य बताया। भाब्रू बैराट अभिलेख अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया। प्रियदर्शी राजा मगध अभिना दूत आहा अबाता ये अभिलेख में अशोक ने धम्म का मूल संदेश क्या बताया है? अशोक का धम्म का नैतिक संहिता अशोक अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासीनवे बहु कानवे दया दाने सचे सोचो माधवे साधवे, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता रहना, स्वाब में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा बड़े सम्मान है। अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाना गया है? प्रियदर्शी के नाम से। अशोक के अधिकांश अभिलेख में उसे देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि उपाधि संबोधित। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो पुराणों में उसे अशोक वर्धन। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेख से ही ज्ञात होता है। उसने अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया था। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। और 14 शिलालेख था और लेखों में समूह 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर हुआ था। पहला साहबगढ़ी, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पांचवा धौली, उसके बाद छठा है गौरूर, एरगुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी भाषा में लिखे। केवल 2 अभिलेख साहबगढ़ी एवं मानसेहरा लिपि में लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अशोक के स्तंभ पे कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मणी लिपि है और खरोष्ठी भी है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं? तो दाएं से बाएं तो खरोष्ठी और ब्राह्मणी बाएं से दाएं। अरमाइक जो था दोनों का मिक्स था। प्राचीन में खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी गई थी और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। निम्नलिखित में किस प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं? तो दाएं से बाएं कर खरोष्ठी लिपि। अशोक के अभिलेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में इसको पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो कब पढ़ा था? 1837 में दिल्ली और टोपरा। ब्राह्मणी लिपि सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में दिल्ली और टोपरा अभिलेख पढ़ा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो
चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन के संगम पर हर्यक वंश तथा उदयन ने की थी। अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त। याद रखिएगा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की गन्ना भारत महान साम्राज्य में। अंतिम मौर्य वंश कौन था? बृहदत्त। अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, यह तथ्य में किसके विश्वास किया? तो रोमिला थापर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने यह मत है कि अशोक नीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य वंश का मतलब उसके आर्थिक नीति के कारण उसका पतन हुआ। किसके द्वारा बोला गया था? रोमिला थापर के द्वारा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक तक्षशिला जो सबसे पुराना और भारत का सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय। वैशाली वर्तमान बिहार का एक जिला है। प्राचीनतम काल में वैशाली बौद्ध जैन से जुड़ा हुआ था। तो अगले देखते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।